हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ फिर हम आ गए हैं 5 जून के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर्स उसको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे और बहुत बड़ी विक्ट्री जो है एक निकल के आई है। चाहे बोला जाए कि भले सीट्स कम हुई हो लेकिन एक थर्ड टर्म मिलना बड़ी बात है। अगर लगातार कोई भी पार्टी है वो आ रही है सत्ता में तो ये इलेक्शन के ऊपर में आज पूरा पेपर जो है आपके द हिंदू का वो भरा हुआ है, तो उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल अनजान तो नहीं रह सकते। थोड़ी बहुत चर्चा जरूर कर लेंगे इलेक्शन के बारे में भी, जो रिजल्ट आए हैं कल के उसके बारे में। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम को लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने हाईलाइट्स देख लेते हैं कि आज किस डायरेक्शन में हमको क्लास लेकर के जानी है। उसके बाद जो क्या करेंगे सभी टॉपिक्स पे इन डिटेल बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करने हैं और उसके बाद सारे टॉपिक्स को इन डिटेल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीजेपी फॉल्स शॉर्ट नीड्स अलायंस टू गवर्न। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इस बार जो है वो मोदी 3.0 जो पूरा ये इलेक्शन रहा, मोदी जी के ऊपर ही लड़ा गया, बीजेपी के ऊपर ही लड़ा गया, लेकिन एक फॉल डाउन देखने को मिला है। तो इसके ऊपर में बात करेंगे हम, पॉलिटिकल व्यू से अलग हट के हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से जो वोटर्स है इन्होंने बीजेपी के ऊपर में थोड़ा सा अपना जो एक तरीके से सपोर्ट है उसको कम किया है और इंडिया अलायंस को इतना ज़्यादा एक तरीके से भारी बहुमत तो नहीं मिला हो लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर जो है इंडिया अलायंस ने भी किया है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे ओवरव्यू के लिए। आगे जो न्यूज़ है हमारी वो नीदरलैंड से रिलेटेड है। नीदरलैंड टर्न्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट डेस्टिनेशन। तो बात इंडिया के रिस्पेक्ट में भी की जा रही है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। यहाँ पर इंपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जा रही है कि हम जो है एक्सपोर्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा करते हैं। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहने का मतलब है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा किन किन देशों में एक्सपोर्ट होता है। अगर उस डाटा की बात की जाए, अभी रीसेंट डाटा आया है 2024 का और इसमें बोला गया है कि नीदरलैंड जो है वो थर्ड पोजीशन गेन की है इसने। तो हम नीदरलैंड के बारे में देखेंगे, साथ के साथ में जो टॉप 5 या टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के लिए एक तरीके से एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो क्या होता है, निर्यात होता है। इनके बारे में हम पूरा एक रिवीजन करेंगे और ओवरव्यू जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। कई बारी सीक्वेंस बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए आ जाता है कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। अगली न्यूज़ क्या है, तीनों न्यूज़ जो है वो बीजेपी के पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। तो सारी चीज़ों को हम मर्ज करके एक जगह देख लेंगे और बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स को यहाँ पर डिस्कस करना हमारी प्राथमिकता अभी नहीं है। इसके लिए हमारे चैनल पे एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें पूरा ये टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। साथ के साथ यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं फैक्चुअल डाटा के साथ में, जहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे थे तो कई सारे परसेंटेज की, इसमें महिलाओं का कितना परसेंटेज रहा, किस तरीके से इस बार ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट हुआ, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो फैक्चुअल डाटा होगा उसके ऊपर अलग से हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल द हिंदू में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ होने वाली है हंड्रेड्स इन इमरजेंसी शेल्टर्स आफ्टर फिलीपींस वोल्केनो इरप्ट। तो फिलीपींस में हमेशा वोल्केनो जो है वो इरप्शन होता रहता है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जो है होता रहता है। अभी रिसेंट में फिर से वहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो हम जगह को देखेंगे, हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन से वो जगह है जहाँ पर ये वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी में आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगली न्यूज़ है एससी सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस इमीडिएट बेल टू मनीष सिसोदिया। तो अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल को हमें मालूम है 5 जून तक के लिए क्या किया गया है, कस्टडी में रखा गया है और फिर इनके इंटरिम बेल पे बात होगी। लेकिन उनके पहले से मनीष सिसोदिया जी हैं जो कि लीकर वाला जो मामला है उसके अंदर क्या है, पीएमएलए एक्ट के तहत ये भी जेल में बंद है, तो इनको अभी कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम। अगली न्यूज़ क्या है, सेबी फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड आज 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सेबी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमने बहुत समय पर सेबी से रिलेटेड बहुत सारे एक तरीके से चीज़ें फॉलो की हैं और पढ़ाई की है। डेली जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, जिनको जो हमारा नोटबुक चैनल को फॉलो करते हैं द हिंदू के लिए, उनको मालूम है कि सेबी के ऊपर में बहुत सारे न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और सेबी क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको और रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन सेबी ने जो ये एक तरीके से काम किया है इसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग
कॉरपोरेशंस। तो बात करेंगे कि इकोनॉमी के लिए किस तरीके से सेबी ने ये काम किया है। एक पैनल बनाया है जो कि रिव्यू करेगा कि इकोनॉमी किस तरीके से काम करनी चाहिए और वहाँ पर कॉरपोरेशन कैसे बनेगा। इसके लिए सेबी ने एक पैनल बनाया है, इसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, शॉट ऑन ट्रूप्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन मिलिट्री टू नॉन सिटीजन रेजिडेंट फॉर 5I। तो यहाँ पर 5I कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से। साथ के साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है, पहली बारी ऐसा शायद कोई कंट्री होगी जो कि क्या करने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री जो कि है ये करने जा रही है कि अपने यहाँ पे जो नॉन सिटीज़न लोग हैं उनको भी अपनी मिलिट्री में शामिल करने जा रही है। तो इसके बारे में देखेंगे हम। और ऐसा नहीं है कि ये पहली कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली 5I जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को क्या किया जा रहा है, मिलिट्री में शामिल किया जा रहा है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5I के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और ऑस्ट्रेलिया ये क्यों कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट हिट विथ ऑस्ट्रियन प्राइवेसी कंप्लेंट्स ओवर इट्स एजुकेशन प्लान। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, गूगल वगैरह जैसी कंपनियां हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में इनके साथ में जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि इनकी कई बारी मोनोपोली हो जाती है या फिर इनका बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाला टर्म्स एंड कंडीशंस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है, ये परमिशन नहीं देते। या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के जो IT एक्ट्स बने होते हैं उसके हिसाब से कई चीज़ें ये जो कंपनियां होती हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इस तरीके की कंपनियां होती हैं, कई सारे कंट्रीज़ के जो नॉर्म्स हैं IT को लेकर के, IT एक्ट्स को लेकर के, उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो हमेशा समय समय पर आपको यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। और यूरोपियन यूनियन के साथ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस तरीके की कंपनियों का देखा गया है। अभी फ़िलहाल बात की जा रही है कि ऑस्ट्रिया जो है वहाँ का एक तरीके से, वहाँ पर ऑस्ट्रिया ने इल्ज़ाम लगाया है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर में कि वो क्या कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए एजुकेशनल जितने भी प्लान्स हैं या फिर गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें एक तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट वाली जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रही है या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। तो इसको लेकर के चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, बाइडन एक्सपेक्टेड टू ब्लॉक माइग्रेंट्स फॉर असाइलम। कल हमने जो है वो USA मैक्सिको के बारे में जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैक्सिको की जो क्लाउडिया जी हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, वुमेन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है 200 साल की हिस्ट्री में मैक्सिको में, है ना। तो मैक्सिको की क्लाउडिया गोल्डिन जी 200 साल की हिस्ट्री में पहली ऐसी महिला एक तरीके से प्रेसिडेंट बनी है। तो ये हिस्ट्री हमने कल देखी थी और फिर मैक्सिको और USA वाला जो मैप देखा था। अभी वही न्यूज़ निकल के आ रही है कि बाइडन क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू ब्लॉक माइग्रेंट्स फ्रॉम असाइलम। यहाँ पर मैंने कल भी बात की थी कि मैक्सिको और USA के बीच में एक जो है माइग्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और USA ने एक वॉल खड़ी कर दी है। तो उसके बारे में बाइडन बात कर रहे हैं कि ये फिर से और क्या करेंगे, जो माइग्रेंट्स हैं उनको, जो कि मैक्सिको से आ रहे हैं, उनको एक तरीके से ब्लॉक करेंगे। तो इसके बारे में देखेंगे, साथ के साथ हम मैप के थ्रू पूरा ये टॉपिक देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, वियतनाम एक्सपांड बैंक रेस्क्यू एफर्ट्स टू डिपॉजिट एक्सोटिस। तो यहाँ पर बात की जा रही है वियतनाम को लेकर के कि वियतनाम क्या करने जा रहा है, थोड़ा सा अपने जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन करने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वियतनाम से रिलेटेड मैप को देखेंगे पूरा, क्योंकि हमारे लिए जब भी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की कोई कंट्री होती है, छोटी कंट्री होती है, आइसलैंड कंट्री होती है, वहाँ पे कुछ काम होता है तो वहाँ से मैपिंग के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनते भी हैं तो कहाँ से बनते हैं, मैपिंग वाले सेक्शन से बन जाते हैं, जो ये इंटरनेशनल जो भी लेवल पे कंट्रीज़ होती हैं उनकी। तो हम यहाँ पर वियतनाम का पूरा मैप देखेंगे। अगली न्यूज़ है, जाम्बियाज डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग लिम्स ओवर लाइन एज पेनफुल टेस्ट केस। तो जाम्बिया जो है एक तरीके से डेट से, कर्ज के पूरे बोझ तले जमा हुआ है एक तरीके से। तो इसके बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा क्या न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, RBI एब्जॉर्ब वाया VRR एक्शन सरप्लस 44,430 करोड़। तो यहाँ पर VRR के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली जो हमारी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसमें जो लिक्विडिटी होती है, तरलता, यानी कि जितना कैश जो है मार्केट में होता है उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमी की लिक्विडिटी बोला जाता है। तो उसको अभी थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, VRR को एब्जॉर्ब करने की बात की जा रही है RBI के द्वारा। यानी कि हम देखेंगे ये बेसिकली एक इकोनॉमी से रिलेटेड टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट और क्यों RBI अब VRR को एब्जॉर्ब कर रही है मार्केट
डेट से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वो पूरा आज की चर्चा रहने वाली है, जिसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज के इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स के साथ में हमने देखा, अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज 5 जून है और आज मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपसे कभी भी डेज़ और उसके थीम के बारे में पूछा जाता है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने देखा है हीट वेव, मानसून, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्लाइमेट, और ये एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होती हैं। ये सारी चीज़ें, अगर पर्यावरण है तभी तो हमारा भी जीवन है, क्योंकि वो सारा चीज़ हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही होता है। तो इसको ठीक रखना हमारी एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी डे हम क्यों मनाते हैं, अवेयरनेस के लिए, कि लोगों के अंदर इसको लेकर के थोड़ी सी अवेयरनेस आए और लोग जागरूक हों कि किस तरीके से हमें अपने नेचर को एक तरीके से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 5 जून को आज यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, कई बार आपके पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में थीम पूछा जाता है। तो इस बार की थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन से रिलेटेड है, यानी कि भूमि को किस तरीके से पुनर्स्थापित करना है और जो सूखा वगैरह की जो संभावनाएँ होती हैं उसको किस तरीके से मिटिगेट करना है। साथ के साथ इस बार की थीम रखी गई है अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो भूमि है वही क्या है, हमारा भविष्य है। तो हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये हिंदी में हो जाएगा इसकी थीम। और इंग्लिश में क्या है, अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो भूमि को एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए, लैंड रिस्टोरेशन के लिए ये आज की पूरी ये जो थीम है वो डेडिकेट की गई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अवर लैंड अवर फ्यूचर, याद रखिएगा, हमारी भूमि हमारा भविष्य। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट डे है आज, इसलिए अब चलते हैं आगे और सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स पे। थोड़ी सी बात हो जाए, चाय पे चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम और आप इस माध्यम के थ्रू बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर अपने रूम में बैठे बैठे या जहाँ पे भी हैं आप चाय की चुस्की लीजिएगा। मैं यहाँ पर तो बिना पानी चाय के पढ़ाई रही हूँ, खैर कोई बात नहीं। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहली बात मैं ये डिस्क्लेमर लगवा दूँगी हमारे चैनल के द्वारा कि किसी भी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं प्रो बीजेपी हूँ या फिर मैं एंटी बीजेपी हूँ या फिर मैं कांग्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल सर्विसेज की जो भी पढ़ाई करता है बच्चा, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, और जो पढ़ाता है या फिर इस फील्ड में है उनको भी न्यूट्रल होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बेसिस पे बात करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत आज हम बात करेंगे। बात की जा रही है बीजेपी फॉल्स शॉर्ट नीड्स अलाइज टू गवर्न। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या ऐसे रीज़न रहे, मोदी 3.0 तो आ गया, तीसरी बार भी सरकार बनने के लिए जा रही है, और एक तरीके से हिस्ट्री है कि लगातार 15 साल में तीसरी बार कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कि तीसरी बार भी सत्ता में आ रही है। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बारी एड्रेस करी गई हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हमने बात की थी जब हम द हिंदू की क्लासेस ले रहे थे, जब ये पूरा इलेक्शन शुरू होने वाला था, तब मैनिफेस्टो जो है अलग अलग पार्टीज़ ने जारी की थी। उसमें हमने देखा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सारे डेवलपमेंटल चीज़ें थी, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर बात की गई थी, जैसे कि अग्निवीर को स्ट्रक डाउन करने की बात की गई थी, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हुई थी, और जो एक तरीके से रिजर्वेशन का कोटा है उसको भी 50% से एक्सीड करने की जो बात है वो इंडिया अलायंस ने की थी, और स्पेशली कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल की थी। तो इस बार अगर आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस को इतने ज़्यादा वोट क्यों मिले, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वोटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बार जागरूक हो गया है। पॉलिटिकल चीज़ें, जाति, कौन किस जाति का है, कौन से समाज का है, धर्म के नाम पर वोटिंग होती है हमारे इंडिया में, ये बात छिपी नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यूथ है, और यूथ के मुद्दे क्या होते हैं, यही सारे मुद्दे होते हैं। यूथ के मुद्दे होते हैं एजुकेशन, यूथ का मुद्दा होता है जॉब, उसके बाद में महिलाओं की यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो कि इस बार मैनिफेस्टो में इंडिया अलायंस ने शामिल की थी। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि डेवलपमेंट टॉपिक्स थे, डेवलपमेंट इश्यूज़ थे, और इसके ऊपर में एड्रेस किया था इंडिया अलायंस ने। वहीं पर जो बीजेपी पार्टी थी वो केवल और केवल वही धर्म की राजनीति पर लड़ रही थी, और कहीं ना कहीं समाज को एक तरीके से बांटने का कॉन्सेप्ट चल रहा था। मैं फिर बता दूं, मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। पता चले कोई कमेंट में मुझे बोल रहा है कुछ भी बातें, तो बिल्कुल भी ये चीज़ है
कि हम क्या हैं, एक तरीके से न्यूट्रल बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर में कि हमारा जो वोटर है उसकी जो मेंटालिटी है वो अब चेंज हो रही है, हमारे देश के जो वोटर्स हैं उनके सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं, ये रिजल्ट दिखाता है कि अब का जो वोटर है वो एजुकेशन के ऊपर, जॉब के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहा है। इस वजह से इस बार के जो इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आई है, नो डाउट फिर से गवर्नमेंट बीजेपी की ही बननी है, एनडीए ही की गवर्नमेंट बननी है, लेकिन एक तरीके से रियलिटी चेक जो है वो भी मिलना ज़रूरी है कि समाज का अब जो डिमांड है, जो मांग है वो थोड़ा सा अलग है। तो अब उस टेंजेंट पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी इट कि आप धर्म, समुदाय, जाति और इस चीज़ों के ऊपर लड़े, आपको एजुकेशन के ऊपर, जॉब के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लड़ना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस सिर्फ इसलिए किया है कि कितनी पार्टी किस सीट को मिली ये कहीं पर भी आपसे पूछने नहीं जा रहा है कोई भी, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा या फिर मान लीजिए कि स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन बने या फिर एनालिटिकल वे में बने, स्टेटमेंट पीटी के लिहाज से तो नहीं बनेगा, बट आपसे राजनीति में या फिर पॉलिसी मेकिंग में या फिर किस तरीके से हमारे लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, इसको लेकर के मेंस में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और फिर क्या है, इन सारे टॉपिक्स को इस तरीके से ही एनालाइज करना है कि कहाँ पर चीज़ें बदल रही है, किस तरीके से हमारा जो युवा है या फिर हमारा जो देश है वो बदल रहा है। तो सोच के लिहाज से जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें तो यही लगता है कि अब जो ये मुद्दा है इलेक्शन का वो आपको एजुकेशन, जॉब, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर लड़ना होगा, तभी जाकर के कुछ स्कोप है। अब धर्म, जाति, राजनीति से इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। आगे भी यही न्यूज़ है पूरी की पूरी कि कहाँ पर बीजेपी जीती, कहाँ पर हारी है। यहाँ पर उड़ीसा में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है कि लगभग 24 साल से जो एक ही पार्टी जो थी नवीन पटनायक जी की, वही पार्टी जो है वहाँ पर एक तरीके से क्या कर रही थी, रूल कर रही थी और उसको स्ट्रक डाउन किया है क्या बीजेपी ने। तो एक तरीके से वोटर जो होता है वो बदलाव भी देखता है। बहुत लंबे समय से कोई चीज़ आती है, सेम चेहरा दिखता है, तो वो चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया एक कोई व्यक्ति आए, वो किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा इसको भी देख लिया जाए। तो जनता के हाथ में सब कुछ होता है वोटिंग में। तो अगली न्यूज़ ये है कि जो यहाँ पर देखा गया है, चंद्रबाबू नायडू जो है वो तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं और इनको भी काफ़ी अच्छी खासी एक तरीके से सीट मिली है और इन्होंने अभी जो सिटिंग सीएम थे उनको हरा करके अब ये फिर से चौथी बार क्या है सीएम के लिए अपना जो है एक तरीके से दावेदारी रख रहे हैं। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव थे तो ये सीएम कैसे बन सकते हैं। तो लोकसभा के साथ साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा था, जो स्टेट असेंबली है उसके भी चुनाव हो रहे थे, तो विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ ही कंडक्ट कराए गए थे और जो तेलुगु देशम पार्टी है उसने अच्छी खासी मेजॉरिटी हासिल की है। तो वहाँ पर अब ये गवर्नमेंट बनने के लिए जा रही है। तो सबको मालूम है कि इस तरीके से राजनीति में चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस नहीं करें, लेकिन जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो किस तरीके से अलग था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें, जो कि जहाँ से आपके लिए पीसीएस वगैरह में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है कि कितने % वोटर्स जो है वो फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी बढ़ी, कितनी घटी, कितने ज़्यादा महिलाएं चुन करके आई, उनका प्रतिनिधित्व कैसा रहा, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। वरना ये जो हमारा द हिंदू का क्लास है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और एक अलग टेंजेंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक राजनीति हमने कर ली। नाउ बैक टू द पॉइंट, हमारा जो टॉपिक है, सिलेबस है, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3 के बारे में। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाले सेक्टर में आपको क्या मालूम होना चाहिए कि इंडिया का कितना आयात है, क्या निर्यात है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी के ऊपर आयात निर्यात का ही खेल है, व्यापार का ही खेल है। तो बात की जा रही है नीदरलैंड्स टर्न थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो इंडिया के लिए अभी फ़िलहाल जो नीदरलैंड है उसने चाइना को पीछे छोड़ते हुए थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का पोजीशन हासिल कर लिया है। मतलब कि अगर बात कीजिए यूएसए, यूएई के बाद में, तो हम इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है वो नीदरलैंड को करता है, ठीक है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ के एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए। और पिछली बार जो है वो चाइना थर्ड पोजीशन पे था, चाइना को रिप्लेस करके नीदरलैंड अभी थर्ड पोजीशन पे आ गया है अगर बात की जाए कि इंडिया से एक्सपोर्ट के मामले में। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। क्या आपको सीक्वेंस में जमाना है कि सबसे बड़े एक तरीके से इंडिया के लिए जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर यूएसए का नाम आएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बाद में आपका यूएई आएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन आपको नीदरलैंड की
दिखाई देगी, और 4th नंबर पे आपको चाइना, एंड 5th नंबर पे कौन दिखाई देगा, बांग्लादेश। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ के एटलीस्ट आपको सीक्वेंस पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या कि ये जो फैक्चुअल डाटा जो है वो तो हमें मिल गया कि कौन से देश हैं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि किन किन देशों को किन किन चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोर्ट किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्शन भी करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूएसए को हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएसए को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है वो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। साथ के साथ में कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, कपड़ा हो गया, फार्मास्यूटिकल्स जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यूएसए को सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। और अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भारत का, तो ये है यूएसए। साथ के साथ मैं अगर बात करूँ, हमने बहुत बारी देखा है कि अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, व्यापार घाटा की बात करते हैं जब, तो अगर हम देखें हम बहुत ज़्यादा व्यापार किसके साथ करते हैं, चाइना के साथ। अगर आप व्यापार घाटा की दृष्टि से देखेंगे, हम चाइना के साथ बहुत व्यापार करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा रिलेशन चाइना के साथ है, लेकिन यहाँ पर हम घाटे में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाइना को जो है वो निर्यात बहुत कम करते हैं, और चाइना से हम इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से हम क्या है, चाइना के साथ में हमेशा व्यापार घाटे में, यानी कि ट्रेड डेफिसिट में होते हैं। बट यूएसए के साथ में प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि यूएसए के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें ज़्यादा रोल जो है वो निर्यात का है। तो निर्यात में 10% से अधिक का हिस्सा अकेले यूएसए रखता है, और भारत और यूएसए का जो ट्रेड रिलेशन है वो हमारे लिए सरप्लस की स्थिति में है, यानी कि भारत जो है वो मजबूत स्थिति में रहता है यूएसए को लेकर के, ठीक है। अब बात की जाए यूएई को लेकर के, तो यूएई में हम सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का निर्यात करते हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात में हम भारत से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद, साथ के साथ में वस्त्र और रसायन। अब कोई बोल सकता है कि हम तो क्रूड ऑयल खुद ही इन सारे कंट्रीज से मंगाते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, जो कि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। उसके बाद कपड़ों का नंबर आता है, वस्त्र, और फिर रसायन यानी कि केमिकल्स का हम बहुत ज़्यादा यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए एक फैक्ट के रूप में, तो यहाँ पर लगातार भारत के साथ में जो यूएई है उसका जो ट्रेड रिलेशन है बहुत अच्छा है। यूएसए और यूएई हमेशा 1 और 2 नंबर पे रहते हैं। कभी कभी किसी साल यूएई ऊपर चला जाता है, यूएसए सेकंड पे आ जाता है, लेकिन ये जो 2 कंट्रीज़ हैं निर्यात के मामले में हमेशा ऊपर नीचे हमारे साथ में बनी रहती हैं, ठीक है। आगे अगर बात की जाए, 3rd पोजीशन जो इस बार हासिल की है नीदरलैंड ने, वो किसका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम क्या निर्यात करते हैं, तो वहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों का हम नीदरलैंड में क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। और नीदरलैंड आता कहाँ पर है, तो यूरोपियन जो पूरा यूनियन है वहाँ पर आता है। तो नीदरलैंड के थ्रू हमको क्या मिलता है, यूरोपीय बाज़ार का भी एक तरीके से एक्सेस मिलता है। और हमें मालूम है कि यूरोप का मार्केट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है बेसिकली बर्फ़ वाला एरिया है, ठंडे प्रदेश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो वो जो कंट्रीज़ हैं या फिर जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, वो ज़्यादातर क्या होता है, इम्पोर्ट के ऊपर में ही डिपेंड करता है, चाहे वो रशिया से गैस के मामले में हो, क्रूड ऑयल के मामले में हो, या फिर बाकी सारी कंट्रीज से और भी सारे उनके डे टू डे लाइफ की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए। तो यूरोपियन कंट्री के लिए हमारा जो इंडिया है बहुत बड़ा काम करता है। और अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारा इतना ज़्यादा है, उस हिसाब से अगर हम हमारे लिए बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, तो 27 देश जो है ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद में। तो इस तरीके से क्या होता है कि इतना बड़ा मार्केट है वहाँ पर, अगर आप EU के साथ में संबंध अच्छे स्थापित कर लेते हैं तो बाकी सारे वहाँ के कंट्रीज़ के मार्केट में आपको एक्सेस मिल जाएगा। हमने एक चीज़ डिस्कस की हुई है कि हमने EFTA भी साइन किया है रिसेंटली, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह जैसी कंट्रीज़ के साथ में। EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन जो 2-3 देश है, आयरलैंड है, और इन लोगों के साथ में हमने क्या किया है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त
मुफ्त व्यापार समझौता जो है, मुक्त व्यापार समझौता, वो हमने शामिल किया है, साइन किया है। इसका बेनिफिट भी यही है कि जब हम EFTA जैसे कोई भी चीज़ साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, मतलब कि अगर हमारे देश से कोई सामान वहाँ जा रहा है या उस कंट्री से हमारे यहाँ पे कोई सामान आ रहा है, तो जो भी एक तरीके से टैक्स लगता है, गुड्स सर्विस टैक्स के अलावा जो भी कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, तो दो देशों के बीच में व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थर्ड पोजीशन पे नीदरलैंड आ गया है। पहले चाइना थर्ड पोजीशन पे था, अब चाइना जो है वो फोर्थ पोजीशन पे चला गया है, अगर हम निर्यात गंतव्य की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत के साथ में वहाँ पर चाइना में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल जैसे उत्पादों की क्या होती है, मांग होती है। अब कई लोग बोलेंगे कि चाइना से तो हम खुद ही जो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मंगाते हैं, बट हम जो चीज़ मंगाते हैं उसको कहा जाता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होता है, दवाओं को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो ये API होता है। ये हम चाइना से आयात करते हैं, लेकिन हम चाइना को निर्यात क्या करते हैं, इन API के थ्रू जो दवाएं हम बनाते हैं उसको हम चाइना को निर्यात ज़्यादा करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़े और साथ के साथ केमिकल्स, यही जो मेन मार्केट है इंडिया के लिए है, जिसमें वो एक्सेल हासिल करके बहुत सारे देशों के लिए एक तरीके से क्या है, गंतव्य बन जाता है और बहुत सारे देशों के लिए एक तरीके से एक्सेस देता है। हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि इतने सारे जो ये चीज़ें हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल हो, इसको हम एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात की जाए अगर फिफ्थ पोजीशन पे, तो बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ रिलेशन तो हमारे ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। और दक्षिण एशिया में भारतीय निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, बांग्लादेश है। और अगर 2023 में बात करेंगे तो यहाँ पर भी वस्त्र, सिले सिलाए कपड़े, चमड़े वगैरह का सामान हमने सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को क्या किया है, एक तरीके से हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो है हमने पहले टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देखा, और उसके बाद हमने देखा ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखिएगा। बात क्या है, टॉप 5 में USA, UAE, नीदरलैंड, चाइना और बांग्लादेश। तो नाम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने सारी चीज़ों को देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है हंड्रेड्स इन इमरजेंसी शेल्टर आफ्टर फिलिपिन वोल्केनो इरप्शन। तो फिलिपिन है, रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आता है, जो कि पैसिफिक ओशन में आता है। और ये जो रिंग फायर वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेट जो है, धरती के अंदर जो प्लेट हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो ये पूरा रिंग ऑफ फायर वाला एरिया जो है वो आपके पैसिफिक ओशन में आता है, और फिलीपींस जो है वो इसी रिंग ऑफ फायर वाले एरिया के पास में आता है। अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे फिलीपींस को। तो फिलहाल यहाँ पर न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि अभी जो है वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। बहुत सारे लगभग 28,000 लोगों को क्या किया गया है, एक जगह से दूसरे जगह पे रेस्क्यू किया गया है। नाम क्या है उस माउंटेन का जहाँ पर ये वोल्केनो इरप्शन हुआ है, तो ये माउंट कलनोल जो है, ये माउंट कलनोल इसको बोला जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुआ है। तो कानलोन जो है वो फिलीपींस का एक तरीके से पर्वत है, वहाँ पर ये वोल्केनो इरप्शन हुआ है। इसको हम देख लेते हैं, निग्रोस आइलैंड में ये पड़ता है। तो फिलीपींस बेसिकली एक आइलैंड कंट्री ही है। आइलैंड का नाम यहाँ पर जहाँ पर ये विस्फोट हुआ है उसका नाम है निग्रोस, और जो पर्वत है उसका नाम क्या है, कलनूल। तो याद रखिएगा, कई बारी प्लेसेस इन न्यूज़ में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा प्लेस जो है वो बहुत चर्चा में रहता है, तो वहाँ से आपके लिए ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि ये जो है वो किस कंट्री से आता है, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। कहाँ पर बात की जा रही है, फिलीपींस की बात की जा रही है और कलनोल के बारे में बात की जा रही है। और फिलीपींस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भूकंप के केसेस आते रहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फिलीपींस के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिलीपींस ये रहा, ये पूरा आइलैंड कंट्री है। बहुत छोटे छोटे जो एक तरीके से द्वीप हैं उनसे मिल करके ये बना है। आइलैंड्स क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से या फिर समुद्र के बीचों बीच में होते हैं, जिनका मेन जो भूमि होती है उनसे एक तरीके से संपर्क टूट जाता है और बीच में समंदर वाला एरिया में वो तैरते रहते हैं। तो फिलीपींस भी बेसिकली बहुत सारे आइलैंड्स कंट्री का जो क्या है एक तरीके से ग्रुप है। आपको नीचे यहाँ पर मलेशिया दिखाई दे रहा होगा, ये आपको राइट साइड में फिलीपींस सी दिखाई दे रहा है। पूरा एरिया कहाँ पर आता है, पैसिफिक
पैसिफिक ओशन में, और हमने बात की कि जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह के केसेस होते रहते हैं। ठीक है, तो एक बारी मैप में जा कर के इसको देखिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पर आपको पिनाटुबो माउंट दिखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। साथ के साथ अभी हमने काला नोल के बारे में बात की, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी काला नोल जो एक तरीके से माउंटेन है उसके बारे में, जहाँ पर भूकंप आया हुआ है। तो ये मैंने बताया कि निग्रोस द्वीप पर स्थित है, और ये क्या है, यहाँ पर ये फिलीपींस का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला एक तरीके से क्या है, आइलैंड है या फिर द्वीप है। तो यहाँ से भी आपके लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे बड़ा आबादी वाला द्वीप है या फिर सबसे छोटी आबादी वाला द्वीप है। तो आपको ये सारी नाम, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेशली जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज भी। अब यूपीएससी और यूपी पीसीएस में तो चीज़ें पूछने लगे हैं, तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कि ये जो निग्रोस द्वीप है वो चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला द्वीप है, और कहाँ पर है, तो ये माउंट कलनाओन देश जो बोला जाता है इसको वहाँ की लैंग्वेज में, यहाँ पर ये पाया जाता है। लगभग 24 भूकंपीय रूप से सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है। तो सोच लीजिए, जहाँ पर 24 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो वहाँ पर हर साल कितने बार जो है वो भूकंप और ज्वालामुखी के केसेस होते होंगे। और ये 2 प्रांतों में फैला हुआ है, समुद्र तल से लगभग 8,886 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये इतनी फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा स्थान है एक तरीके से द्वीप के मामले में देखा जाए तो कलानौल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन हो गया। साथ के साथ में निग्रोस द्वीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। है कहाँ पर, ये फिलीपीन में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसकी फिलीपीन की कैपिटल क्या है, मनीला। कौन से रीजन में आता है, ये आता है आपका पैसिफिक ओशन में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिनायल से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मनीष सिसोदिया का बेल जो है वो डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि अभी भी इनके ऊपर में जो एलिगेशंस लगे उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चार्जशीट वगैरह जो है वो सीबीआई और ईडी वगैरह ने अभी तक बहुत शामिल नहीं की है, इस वजह से ये जो डेट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। लगभग जो है वो 15 महीने से ऊपर हो गया है जब ये जेल में बंद हैं और ये सारी काम इनके ऊपर चल रहे हैं। बेसिकली मामला क्या है, पीएमएलए एक्ट से रिलेटेड है। पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, बहुत बार इसके ऊपर बात कर रही है, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। चलते हैं अब अपने एक अगले टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में बात की जा रही है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है ये टॉपिक। बात क्या की जा रही है, सेबी के बारे में बात की जा रही है। सेबी फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कोऑपरेशन। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सेबी जो है अब एक पैनल बनाने जा रही है जो कि क्लियरिंग कॉपरेशन को लिए क्या काम करेगी, कि स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी। ठीक है, कभी भी क्या होता है कि मार्केट के अंदर में भाई बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं। सेबी के बारे में हमने कल बात की थी शायद। सेबी काम क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी बेसिकली काम ये करता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड होती हैं या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। तो इन सारे कंपनियों को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। तो सेबी अभी क्या करने जा रहा है, एक तरीके से पैनल बनाने के लिए जा रहा है। 2018 में भी इस तरीके की एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपना रिव्यू दिया था। उसी तरीके से अब फिर से ये सारे काम हो रहे हैं। जब 2018 का ये जो पूरा पैनल बना था उसके बाद में रेगुलेशन आया था, और तब जाकर के MIIS यानी कि जो आपको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना की गई थी। और ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ों की स्थापना इसीलिए की जाती है कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो मार्केट को सही से लेके चल रही कि नहीं, वहाँ पर किसी जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके जो अधिकार हैं, वो जो राइट्स हैं, उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। मार्केट में एक तरीके से कॉम्पिटिशन सही सॉर्ट बना हुआ है कि नहीं, किसी एक आध कंपनी की बहुत ज़्यादा मोनोपोली तो नहीं है और कोई कंपनी को बहुत ज़्यादा दबाया तो नहीं जा रहा। तो इस तरीके के जो काम जो है वो सेबी को करने की जिम्मेदारी होती है, और सेबी इसी को ध्यान में रखते हुए क्या कर रही है, एक पैनल बनाने जा रही है जो कि कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर में क्या करेगी, स्ट्रक्चरिंग करेगी। और ये चीज़ें किस तरीके से कोऑपरेशन करके और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाता है इसके ऊपर में बात करेगी। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे, कोऑपरेशन जो है पैनल जो है वो बन जाएगा, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहा है, अपने यहाँ पे नॉन सिटीजन्स के लिए एक तरीके से मिलिट्री जो है उसको ओपन करने जा रहा है। तो फैक्चुअल डाटा के हिसाब से आपके लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में 5 आई कंट्रीज़ से आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि 5 आई कंट्रीज़ क्या है और उनमें कौन कौन से देश आते हैं। तो ऐसे लोग जो 5 आई कंट्रीज़ से आते हैं और लगभग 12 महीने से क्या है ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, मिलिट्री ग्रुप में शामिल करने की बात ऑस्ट्रेलिया ने की है। और इसलिए की है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अब बहुत ज़्यादा थ्रेट है, समय समय पर चाइना वगैरह से भी थ्रेट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उनके जो चाइना के जो एंटी ग्रुप्स है जैसे कि क्वाड हो गया, AUKUS हो गया, इसमें ऑलरेडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ के साथ में अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी अपने आप में ओनली 26 मिलियन की है। तो यहाँ पर जो है आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इनके पास पॉपुलेशन नहीं है, इस वजह से ये सोच रहे हैं। साथ के साथ में इंटरेस्ट की भी बात होती है कि कौन से देश के लोग कहाँ किस सेना में ज़्यादा भर्ती होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, सर्व करने की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ट्रूप्स को ये अपने बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, ये जो 5 आई कंट्रीज़ है यहाँ से लगभग जो है 12 माह से जो भी सिटीज़न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनको भी अपने यहाँ मिलिट्री में एक तरीके से एंट्री देने के लिए ऑस्ट्रेलिया कानून बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का नाम इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा 5 आइज़ के बारे में देख लेते हैं। 5 आइज़ बेसिकली क्या है, तो ये खुफिया गठबंधन है, नाम में खुफिया लग गया है, मतलब कि क्या है, ये सारे जो है जितने भी पर्सनल बहुत सेंसिटिव डाटा होते हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो इन 5 आई कंट्रीज़ में आपको कौन कौन दिखाई देगा, एक तो आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपको दिखाई देगा कनाडा, उसके बाद में कनाडा है तो यूएसए भी होगा ही होगा, जहाँ पर यूएसए होता है जनरली वहाँ पर कनाडा आपको दिखाई देता ही है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ही बगल में आपको न्यूजीलैंड भी दिखाई देता है जो कि एक तरीके से आइलैंड कंट्री है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमेशा कई जगह पर एक साथ दिखाई देंगे और कनाडा और यूएसए एक साथ दिखाई देंगे। तो 4 नाम आपको याद हो गए और एक बच जाता है यूके जो कि AUKUS में भी पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं वो 5 आई कंट्रीज़ में आती है। बेसिकली खुफिया जानकारी के लिए ये पूरा गठबंधन बनाया गया है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल जो डाटा है वो ये देश अपने आपस में शेयर करते हैं। अभी बात ये उठी थी कि इसमें 6th मेंबर के रूप में जापान भी शामिल होने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, अभी 5I+1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जापान जो है वो 6th जो है वो क्या बन सकता है, 6ठा सदस्य बन सकता है। ठीक है, और हमने बात कर ली 5 आई के बारे में, तो क्या है, ये एक खुफिया गठबंधन है। ठीक है, नाम याद रखिएगा कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। चलते हैं आगे। आगे किसके बारे में बात की जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट हिट विथ ऑस्ट्रियन प्राइवेसी कंप्लेंट ओवर इट्स एजुकेशन ऑन प्लान। यहाँ पर बात की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों के समय समय पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ की जितने भी IT एक्ट वगैरह है और प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा टाइटन हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां या गूगल जैसी कंपनियां हैं ये भी एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करके चलती हैं, क्योंकि अगर आप इनका पूरा मार्केट देखेंगे तो आपको ये मिलियंस बिलियंस में दिखाई देंगे, मतलब अरबों खरबों में इन सारी कंपनीज़ का मार्केट है जो कि किसी देश की GDP से भी बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे हम USA वगैरह जैसी कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पर ट्रिलियंस में आपकी GDP दिखाई देती है, उन सारी कंपनियों की उन सारे देशों की GDP के हिसाब से उसके बराबर अकेले इन सारी कंपनियों की GDP होती है या फिर पूरा टर्नओवर होता है। तो ये जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, मार्केट में एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है। अभी ऐसा ही मुद्दा निकल के आया है यूरोपियन यूनियन में और वहाँ के एक देश में, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो है वो एक तरीके से अभी माइक्रोसॉफ्ट के लेकर के कंप्लेंट उसने फाइल की है और ये कंप्लेंट आई है कि जो वहाँ पर एजुकेशनल प्लान है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपना एक तरीके से इंटरफेयर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर प्राइवेसी एडवोकेसी ग्रुप में शामिल कर दिया गया है एजुकेशन को, और वहाँ पर NOYB करके एक टूल लाया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ योर बिजनेस। तो इस तरीके के ग्रिप्स जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट लेकर के आ रहा है और बेसिकली एक तरीके से जो सरकार को नीचा दिखाने का, पॉलिसी को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, इसको लेकर के मामला है। अब ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके के मामले होते हैं तो वो कहाँ पर रिजॉल्व होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वहाँ पर जितने भी इस तरीके के मामले हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चल के ये मामला यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद इसको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर हम मैप के थ्रू देखेंगे। बात की जा रही है बाइडेन एक्सपेक्टेड टू ब्लॉक माइग्रेंट्स फ्रॉम असाइलम। मैंने कल भी बात की थी जब मैक्सिको का मैप देख रहे थे कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक वॉल है। वो वॉल क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्सिको से लोग माइग्रेट हो के यूएसए में जाते हैं और यूएसए की इकोनॉमी पे उसका बर्डन पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो बाइडन ने बोला है कि चूंकि अभी यहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं, आई थिंक इसी साल नवंबर में यूएसए में भी इलेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए यूएसए ने बोला है जो भी जनता होती है वो क्या मुद्दा लेती है, एक यही मुद्दा देखती है कि हमारे यहाँ के देश के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कोई बाहरी इंसान अगर आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो बर्डन क्रिएट करेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर में। तो जनता को भुनाने के लिए हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक तरीके के आश्वासन देती है। फिलहाल यूएसए ने भी, जो बाइडन जी हैं इन्होंने भी एक तरीके से आश्वासन दिया है कि ये क्या करेंगे, जो मैक्सिको वाला जो पूरा माइग्रेंट वाला जो भी इशू है उसको और थोड़ा टाइटन अप करेंगे और ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे और पूरा माइग्रेशन को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये आपको मैक्सिको का पूरा बॉर्डर दिखाई दे रहा है और ये है आपका यूएसए। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये आता है मैक्सिको, और मैक्सिको और यूएसए के बीच में ये जो बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो मैक्सिको के साथ यूएसए का लगता है। इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो के क्या जाते हैं, यूएसए में चले जाते हैं, क्योंकि यूएसए में जॉब वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर रियो डो ग्रांडे ये नदी दिख रही है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे है। मैप के थ्रू सारी चीज़ें जब देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन ही देखनी होती है। यहाँ पर राइट साइड आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैक्सिको का कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी है। मैंने बात कर ली कि नॉर्थ अमेरिका ये कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। मैक्सिको के एक साइड गल्फ ऑफ मैक्सिको है और दूसरे साइड में आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाई दे रहा है। तो स्टेटमेंट बनता है कि उसके उत्तरी साइड में या फिर पूर्वी साइड में गल्फ ऑफ मैक्सिको है और पश्चिम के साइड में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है मैक्सिको के। ठीक है, मैक्सिको की सीमा उत्तर में यानी कि नॉर्थ में यूएसए से लगती है, साउथ में लैटिन अमेरिका के और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से मैक्सिको की सीमा लगती है। ये लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ बोली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेसिकली बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज़, इस तरीके की छोटी छोटी लगभग 7-8 कंट्रीज़ हैं। इससे नीचे और आप आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपको पनामा आएगा, निकारागुआ के बाद में पनामा, और वहाँ पर पनामा सिटी, आपको एक नहर भी, पनामा नहर जिसके बारे में बोला जाता है, तो वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैक्सिको की लोकेशन को क्या कर लीजिएगा, मैप में थोड़ा बार बार जा करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। अभी ये न्यूज़ बार बार में चल रही है। कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ की जो क्लाउडिया स्टीबन है वो क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है 200 साल की हिस्ट्री में कि क्लाउडिया स्टीबन किसी महिला को क्या किया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है मैक्सिको का। तो इस वजह से भी मैक्सिको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, इसलिए साथ के साथ में यूएसए के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए भी मैक्सिको बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रीजन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। बात की जा रही है वियतनाम के बारे में। वियतनाम एक्सपांड्स बैंक रेस्क्यू एफर्ट टू डिपॉजिट एक्सोडिस। यहाँ पर बात की जा रही है कि वियतनाम में अभी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को लेकर के चीज़ें बढ़ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बैंक को जो है थोड़ा सा एक तरीके से रेगुलेट करने की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा डेट वगैरह ना दे दे, इस वजह से क्या होगा कि जो देश है वो डूब भी सकता है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो हमारे लिए वहाँ की इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैप के थ्रू चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात की जा रही है किसके बारे में, वियतनाम के बारे में। कहाँ पर आता है, पैसिफिक ओशन में ये आता है। ठीक है, तो वियतनाम जो है एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी एक तरीके की आइलैंड कंट्री ही है। आपको इसके पड़ोसी अगर देशों के बारे में जानना है तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यहाँ आपको थाईलैंड दिख रहा होगा। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी का है बैंकॉक में। साथ के साथ में यहाँ पर आपको कंबोडिया दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वियतनाम के नेबरिंग कंट्रीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर ये आते हैं। साउथ एशिया का रीजन, वहाँ के देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और उनके पास में ही क्या है, ये वियतनाम है। साथ के साथ में साउथ चाइना सी के साथ भी इसका रिलेशन है, इसलिए चाइना का भी एक तरीके से यहाँ पर डर रहता है बहुत ज़्यादा कि कभी भी चाइना बगल में ही है, आकर के ऑक्यूपाई कर सकता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई। तो यहाँ से स्पेशली आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है, साथ के साथ में स्टेट पीसीएस में तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी इस साल आरओ के भी एग्जाम होने वाले हैं, कल यूपी पीसीएस का रिजल्ट वो जो कैलेंडर है, रिवाइज कैलेंडर है वो आ गया है, तो आरओ के भी एग्ज़ाम आपके सर पे रहेंगे। अक्टूबर में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम है इस साल में और वहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा वियतनाम के बारे में। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है आरबीआई के बारे में। ये जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, VRR। ये जो टूल है बेसिकली जो है मार्केट में लिक्विडिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, कैश जो है इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो है वो आरबीआई इस तरीके के टूल्स का यूज़ करती है। और अभी बात की जा रही है कि ऑक्शन के थ्रू बेसिकली नीलामी की जाती है। VRR एक तरीके से ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड के तहत होती हैं, इनका क्या है मार्केट में नीलामी किया जाता है और फिर अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इन तरीके के बॉन्ड्स को खरीदना होता है। आरबीआई या फिर बाकी बैंक होती है जो कि बॉन्ड खरीद लेती है, बदले में पैसा दे देती है, लोगों के पास जाता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट में ऑलरेडी पैसा बहुत ज़्यादा घूम रहा है, अगर उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो फिर ये क्या करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे, बेचना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है कि VRR जो टूल होगा, जो एक बॉन्ड होगा, वो आरबीआई कार्य करेगा, लोगों को बेचेगा, आरबीआई के थ्रू लोग उसको खरीदेंगे और उसके बदले में सारा जो पैसा है वो वापस से कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास में चला जाएगा। तो मार्केट में जो मनी का इनफ्लो है या फिर मनी जो है, कैश जो है वो ज़्यादा कम है, इसको रेगुलेट करने के लिए इस तरीके के टूल्स का यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये काम क्यों किया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में कैश हो जाएगा तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और बहुत कम कैश है तो भी इन्फ्लेशन, महंगाई एक तरीके से बढ़ जाती है। तो इन इकोनॉमी के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए मनी को यानी कि कैश जो होता है उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो है VRR का ऑक्शन किया जाने वाला है, नीलामी की जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आरबीआई काम करता है। बात करते हैं अगर VRR के फुल फॉर्म की, तो ये है क्या, इसको कहा जाता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है, तो रिवर्स रेपो इसमें आ गया नाम। अब यहाँ पर दो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। फिलहाल VRR का नाम क्या है, VRR यानी कि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दो टर्म्स की। पहली बात तो रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट का मतलब होता है कि वो ब्याज दर, वो रेट जिसके ऊपर में आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है, उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, मतलब कि अगर बैंकों को, मान लीजिए एसबीआई बैंक को आरबीआई से पैसे लेने हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, पैसे ऐसे तो देगा नहीं, कुछ ब्याज, कुछ इंटरेस्ट तो लगाएगा कि हाँ इतने % ब्याज पे मैं आपको दे रहा हूँ, इतने समय के बाद आप उस ब्याज को साथ के साथ जो मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको आप क्या करेंगे, आरबीआई को वापस करेंगे। तो रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसके ऊपर में जो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को लोन देती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों से पैसा लेना शुरू कर देती है। तब वहाँ पर जो रेट या जिस दर पर बैंकों से आरबीआई वापस पैसे लेती है उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर है। अब बात करने वाले हैं VRR के बारे में। VRR क्या होता है, ये भी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मार्केट से जो है वो पैसा जो है वो आरबीआई के पास जाना है, इसके लिए ये VRR जो है अभी उसकी नीलामी की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैश जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है तो इस तरीके के टूल्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम होता है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो आपके 2-3 महीनों के लिए होते हैं, ये उससे भी कम समय के लिए होता है। VRR बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म में, अल्पावधि में भी मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए ही दिया जाता है या फिर ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जब मार्केट में आपको पैसे को कंट्रोल करना है या मार्केट में पैसा छोड़ना है, तब इस तरीके के टूल्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अभी इसी के नीलामी की बात चल रही है। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये है क्या,
तो एक दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो है और ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अल्पकालिक ब्याज दरों पर ये जारी किया जाता है। बेसिकली रेपो रेट जो होता है उससे थोड़ा सा इसको कम रखा जाता है। कई बारी मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये कई बारी रेपो से ज़्यादा भी चले जाते हैं, बट बेसिकली वीआरआर को रेपो रेट से थोड़ा सा कम रखा जाता है और मार्केट में जो भी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी दबाव होता है उसको कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए काम किया जाता है। और ये कौन खरीदेगा, तो ये खरीदने का, नीलामी करने का काम जो है जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होती हैं जो कि आरबीआई की सूची के अंतर्गत आती हैं, वो इस तरीके के क्या काम कर सकती हैं, नीलामी से रिलेटेड काम कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई काम करता है नीलामी का, साथ के साथ में कुछ और बैंक्स होती हैं उनको ये सारी चीज़ें दी जाती है। इसमें जो वीआरआर होता है बेसिकली एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, एक कागज़ पे लिखा होता है, उसमें क्या होता है, डेट होती है, समय होता है और एक तरीके से एक टोकन मनी या फिर टोकन उसका एक साइज़ होता है कि हाँ ये जो बॉन्ड है वो इतने डेट के लिए दिया जा रहा है, इतने समय पे इसको वापस लिया जाएगा और इसकी जो कीमत है वो इतनी है, यानी कि उस पर जो अमाउंट है वो लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किस तरीके से मार्केट में लाया जाता है, तो नीलामी करके, बोली लगा करके आरबीआई क्या करती है, लोगों को इसको बेचती है। जो भी लोग खरीदना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं, वो इसको खरीदते हैं, या जो लोग वापस बेचना चाहते हैं आरबीआई को वो उसको वापस करते हैं। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलता है ये, और मेन उद्देश्य यही होता है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है या कम है तो मनी को जो है रेगुलेट करने के लिए ये सारा काम चलता है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इंटरनेशनल, नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड, सबको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, जहाँ पर नए जो टॉपिक्स होंगे उसको इन डिटेल चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।